वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर के बारे में जाना था। आज हम लोग जो भी बात करेंगे वो ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। काय के बारे में बात करेंगे? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का दूसरा नाम है परिणामित्र। क्या नाम है? परिणामित्र। इंग्लिश में ट्रांसफार्मर बोलते हैं और हिंदी में परिणामित्र बोलते हैं। लेकिन आप लोग स्कूल में जब एग्जाम दे रहे होंगे तो वहां भी ट्रांसफार्मर ही लिख के आता है, परिणामित्र बहुत कम लिखता है, पर लिख सकता है। परिणामित्र लिखे तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है। क्लियर? ट्रांसफार्मर का जो काम है वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है या एक ऐसी विधि है जिसके जरिए हम निम्न प्रत्यावर्ती विभव को उच्च प्रत्यावर्ती विभव में या उच्च प्रत्यावर्ती विभव को निम्न प्रत्यावर्ती विभव में बदलते हैं। या कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर वह युक्ति है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती विभव के मान को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। सीन क्लियर है? बात समझ में आई? ट्रांसफार्मर तीन चीजों से मिलकर बना होता है। ट्रांसफार्मर तीन चीजों से मिलकर बना होता है। वो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें सबसे पहली होती है पटलित नरम लोहे की क्रोड। आप लोग केवल सुने, जब पढ़ने के लिए बोलूं और पूछूं तब बोलना है ना। पहली होती है पटलित नरम लोहे की क्रोड। पटलित नरम लोहे की क्रोड इस प्रकार की होती है, ऐसे। पटलित नरम लोहे की क्रोड में हम लोग क्या करते हैं, पतली पतली नरम नरम लोहे की पत्तियां ले लेते हैं। नरम लोहे की पत्तियां ले लेते हैं, पतली 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 बहुत सारी पत्ती ले ली। एक पत्ती के ऊपर दूसरी पत्ती, दूसरी पत्ती के ऊपर तीसरी पत्ती, ऐसे बहुत सारी पत्तियां एक के ऊपर एक सेट कर देते हैं और उनके बीच में पेंट या वार्निश की परत लगा देते हैं। तो ऐसा करने से जो बनता है उसे बोलते हैं पटलित नरम लोहे की क्रोड। समझ में आ रही है बात? नरम लोहा क्यों लिया है, इसके पीछे भी कारण है। पटलित क्यों लिया है, इसके पीछे भी कारण। हर चीज के पीछे कारण है, जब हानियां पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं पटलित नरम लोहे की क्रोड। पटलित नरम लोहे की जो क्रोड है उसकी एक भुजा पर हमने ये प्राथमिक कुंडली लपेट दी और दूसरी भुजा पर हमने ये द्वितीय कुंडली लपेट दी। सीन क्लियर है? और चूंकि इसके अंदर दो दो कुंडलियां हैं तो हमें मालूम है, हमने पिछले चैप्टर में स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण दोनों पढ़े थे, तो हमको पता चलता है दो दो कुंडलियां, इसका मतलब ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण की घटना पर आधारित है। क्लियर है? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण की घटना पर आधारित है। आगे देखिए, अब जैसे ये प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली के दोनों सिरों के बीच में मैंने ये क्या लगाया है, इसको बोलते हैं निवेशी प्रत्यावर्ती विभव। क्या बोलते हैं? हाँ जी, निवेशी प्रत्यावर्ती विभव। इसका देखो भाई, अभी तक आपने जितने भी विद्युत परपथ पढ़े थे, आप ऐसे सेल लगाते थे या बैटरी लगाते थे। सेल या बैटरी से हमेशा जो धारा बहती है वो दिष्ट धारा बहती है, डीसी करंट बहता है। किसी भी जगह ये वाला संकेत बना हुआ है ऐसे करके, तो इसका मतलब वह प्रत्यावर्ती धारा बह रही है, एसी धारा बह रही है। ये क्यों बना है ऐसा संकेत, ये समझो। आपको याद है, मैंने एक दो वीडियो पहले आपको प्रत्यावर्ती विभव का समीकरण बताया था, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। वहाँ साइन के बारे में मैंने बताया था कि साइन कर्व ऐसा होता है, तो ये कर्व का डिजाइन ही बना है। नहीं आई मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? क्लियर? किसी भी जगह ऐसा बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ से मैं जो सप्लाई दे रहा हूँ वो एसी करंट है, ना कि डीसी करंट है। समझ में आ रही है बात? ये निवेशी प्रत्यावर्ती विभव है। निर्गत विभव हमें द्वितीय कुंडली के सिरों पर प्राप्त होता है। द्वितीय कुंडली के सिरों पर हम लोग क्या कर देते हैं, लोड प्रतिरोध लगा देते हैं, जहां पर हमें निर्गत विभव प्राप्त होता है। कहानी समझ में आ रही है सभी को? हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में भी, प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसके पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण की घटना कहते हैं। यहाँ पर भी यही होता है, प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं। क्यों? धारा के मान में परिवर्तन करने से ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अगर धारा के मान में परिवर्तन नहीं करेंगे तो क्या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा? तो मतलब धारा में परिवर्तन होना जरूरी है। तो अगर कोई पूछे कि ट्रांसफार्मर एसी पे काम करेगा या डीसी पे, क्यों? हाँ, क्योंकि वहां धारा बदलती है, डीसी में धारा बदलती नहीं है। बात समझ में आ रही है? ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो केवल एसी पे काम करते हैं, डीसी पे काम नहीं करते। जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है?
तो यहाँ पर प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसके पास रखी द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक प्रेरित धाराएं पैदा हो जाती हैं, जिन्हें हम द्वितीय कुंडली के सिरों पर लोड प्रतिरोध में प्राप्त कर लेते हैं। कहानी समझ में आ रही है आप सभी को? पूरी क्लियर है? अच्छी बात है। ये बात, ट्रांसफार्मर एसी पे काम करता है। अच्छा, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली के तौर पर मैंने यहाँ पर जो तार लपेटे हैं वो तार तांबे के हैं। काय के तार हैं? तांबे के। इतनी बात समझ में आ गई? मैं फिर से, अच्छा, यहाँ से आप प्रत्यावर्ती धारा दे रहे हो। प्रत्यावर्ती धारा हमें मालूम है ऐसी होती है, इस टाइप की। बोलो भैया, मुझे मालूम है यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर होता है। अब बताओ इसमें कितने चक्कर हैं? 3 चक्कर हैं। और ये चक्कर 1 सेकंड में यहाँ से गुजर रहे हैं। तो 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति। यानी इसकी आवृत्ति कितनी है? 3। क्लियर? 3 हर्ट्ज। यहाँ पर निर्गत विभव हमें मिलता है। तो यहाँ पे हमें जो विभव मिलता है वो ये मिला। इसमें कितने चक्कर हैं बताओ जरा? इसमें भी 3 चक्कर हैं। बस फर्क इस बात का है कि इसमें विभव इतना जा रहा है यहाँ तक, इसमें विभव यहाँ तक जा रहा है। यानी निम्न विभव उच्च विभव में बदल रहा है। अच्छा, यहाँ भी 1 सेकंड में 3 चक्कर जा रहे हैं, यहाँ भी 1 सेकंड में 3 चक्कर जा रहे हैं। यानी आवृत्ति बदल रही है कि नहीं बदल रही? नहीं बदल रही। समझ गए? ट्रांसफार्मर में ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसमें आवृत्ति नहीं बदलती है। किसी ने पूछा ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जिसके जरिए हम निम्न प्रत्यावर्ती विभव को उच्च प्रत्यावर्ती विभव में या उच्च प्रत्यावर्ती विभव को निम्न प्रत्यावर्ती विभव में बदलते हैं बिना आवृत्ति बदले। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण की घटना पर आधारित है। कहानी समझ गए? फटाफट ट्रांसफार्मर की परिभाषा पढ़ लो, फिर आगे की बात करूंगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर हमको समझ में आता है। अब बात आती है ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो ट्रांसफार्मर हमारे जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। क्या बोला मैंने? ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर ऊंचाई ट्रांसफार्मर की। कौन से ट्रांसफार्मर की? ऊंचाई ट्रांसफार्मर को हम लोग इंग्लिश में स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। कौन से ट्रांसफार्मर बोलते हैं? और दूसरे होते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर को हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर? ऊंचाई, ऐसा नहीं लग रहा कोई चीज उच्च हो रही है ना? तो यहां से हमें क्लू में, आप ही बताओ, आपने पढ़ा ट्रांसफार्मर जो होता है वो प्रत्यावर्ती विभव को बदलने के काम आता है। एक निम्न को उच्च में बदलता है, एक उच्च को निम्न में बदलता है। तो ऊंचाई क्या कर रहा होगा? हाँ, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जो निम्न प्रत्यावर्ती विभव को उच्च प्रत्यावर्ती विभव में बदलता है। तो बताओ ये विभव को बढ़ा रहा है या घटा रहा है? विभव को बढ़ाता है। क्लियर? अपचाई क्या करेगा? विभव को घटाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में लिख सकता हूँ कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर निम्न प्रत्यावर्ती विभव को उच्च प्रत्यावर्ती विभव में बदलता है। इसमें उल्टा हो जाएगा। अच्छा, मैंने बताया था ट्रांसफार्मर जो है ऊंचाई ट्रांसफार्मर विभव बढ़ाता है तो धारा घटाता है। उल्टा होता है। इसमें क्यों होता है इसका जवाब मैं आपको जब इसका सिद्धांत बताऊंगा ट्रांसफार्मर का, या तो इसी वीडियो में आएगा नहीं तो अगले वीडियो में आएगा, तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्लियर? तो विभव बढ़ा रहा है तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर धारा की प्रबलता को क्या करेगा? घटाएगा। अपचाई ट्रांसफार्मर धारा की प्रबलता को बढ़ाएगा। अच्छा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर, इनके चित्रों को देखिए। इनके चित्र किस प्रकार होते हैं? ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है, यहाँ चित्र बना रहा हूँ। अच्छा, ये वाला चित्र थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है, आपसे ये नहीं बने तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिंपल चित्र बना दीजिए जिसमें ये हो गई आपकी पटलित नरम लोहे की क्रोड। क्लियर? पटलित नरम लोहे की क्रोड हमने 2 लाइनों से दिखा दी। इसके बाद यहाँ पर ये मैंने बना दी प्राथमिक कुंडली। कौन सी कुंडली बना दी? ये मैंने प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली के सिरों पर निवेशी प्रत्यावर्ती विभव लगा दिया। ठीक है जी? और इधर मैंने बना दी द्वितीय कुंडली। क्लियर? द्वितीय कुंडली के दोनों सिरों के बीच में हम क्या लगा देते हैं? लोड प्रतिरोध, जहां पर हमें निर्गत विभव प्राप्त होता है। यस और नो? ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होते हैं, ऊंचाई, ऐसा नहीं लग रहा उच्च? तो यहाँ पर देखो, इसमें फेरों की संख्या और इसमें फेरों की संख्या किसमें कम है किसमें ज्यादा है? इसमें कम है, इसमें ज्यादा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है। कुछ लोग इस पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हैं
कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली से कम होती है। समझ में आ रही है बात? ओके, बदल बदल के लिख सकते हो, मतलब तो सबका एक ही है। दूसरी बात, एक तो फेरों की संख्या, तो मैं ऐसे लिख दूं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है। समझ गए मेरी बात को? तो यानी एक पॉइंट हमारा फेरों की संख्या का हो गया। क्लियर है? कौन सी में ज्यादा होती है? द्वितीय कुंडली में। फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में, एस का मतलब सेकेंडरी। क्लियर? द्वितीय कुंडली में ज्यादा होती है और प्राथमिक में कम होती है। समझ में आ रही है बात? आप तो ऊंचाई पे जाओ तो निम्न से उच्च, कम से ज्यादा हो रहे हैं फेरे। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? इसके बाद बात आती है, आपने देखा एक में फेरों की संख्या कम है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है। मान के चलो मुझे दोनों का वजन बराबर करना है, तो दोनों का वजन अगर बराबर करेंगे तो कौन सी कुंडली का तार मोटा लें, कौन सी का पतला लें? तो मुझे मालूम है प्राथमिक में फेरों की संख्या कम है तो वहां तार थोड़ा मोटा लेंगे और यहाँ पतला लेंगे, तो वजन बराबर। चूतिया बनती है पर याद हो जाता है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्राथमिक कुंडली का तार मोटा लेते हैं। आपको ये तार चित्र में मोटा दिखाई दे रहा है, ये पतला दिखाई दे रहा है ना? तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली का तार मोटा होता है और द्वितीय कुंडली का तार पतला होता है। अपचाई में उल्टा हो जाएगा इसका, बोलो भैया। अपचाई में उल्टा हो जाएगा। अपचाई में प्राथमिक कुंडली का तार कैसा हो जाएगा? पतला, है ना? समझ में आ रही है बात? प्राथमिक कुंडली का तार पतला हो जाएगा, द्वितीय कुंडली का तार मोटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सभी को? अच्छी बात है। इसके साथ साथ मैंने एक पॉइंट और बताया था, परिणमन अनुपात। क्लियर? ये परिणमन अनुपात हम लोग पढ़ेंगे जब इसका सिद्धांत पढ़ेंगे, साथ में ही आएंगी सारी चीजें, है ना? तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए आप ही कॉमन सेंस लगाओ। एक के लिए परिणमन अनुपात 1 से बड़ा होता है और एक के लिए 1 से छोटा होता है। तो किसके लिए 1 से बड़ा और किसके लिए 1 से छोटा? ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए परिणमन अनुपात का मान 1 से बड़ा होता है और अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए परिणमन अनुपात का मान 1 से कम होता है। जो मैं आपको बोल रहा हूँ आपको पल्ले पड़ रहा है? बात समझ में आ रही है सभी को? आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश भी करता हूँ। परिणमन अनुपात वैसे तो मैं जब ट्रांसफार्मर का सिद्धांत पढ़ाऊंगा वहाँ बताऊंगा, फिलहाल आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए। परिणमन अनुपात का सूत्र होता है R बराबर NS/NP, और भी इसके बहुत सारे सूत्र होते हैं, फिलहाल इससे समझो आप। मैंने क्यों बोला है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए परिणमन अनुपात का मान 1 से अधिक होता है? सुनो, ऊंचाई ट्रांसफार्मर है ये। अब आप बताओ इसमें फेरों, ये क्या है? फेरों की संख्या है। कौन सी कुंडली में? द्वितीय कुंडली। ये भी फेरों की संख्या है प्राथमिक कुंडली में। इसमें फेरे, ये द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। तो मुझे मालूम है जा में ज्यादा होगी, जा में कम होगी, यानी कौन सा नंबर बड़ा होगा इन दो में? ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा। मैंने 20 मान ली, कछु भी मान सकते हैं। तो नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से हमेशा छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा। तो कछु मान लो, बोलो क्या लिख दो? सपोज करो 10 लिख ले लो, ठीक है? समझ गए? इतनी बात तो समझ में आ रही है। ऊंचाई में ऊपर वाला नंबर ये बड़ा होगा क्योंकि वहां द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है, प्राथमिक में कम होती है। जब भाग लगाओगे तो 10 दूनी 20, तो R बराबर 2 आई है। तो ये परिणमन अनुपात को मान 1 से बड़ा हुआ है कि 1 से छोटा हुआ है? हाँ, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर ये तो मैंने नंबर माने हैं मन से, ऊपर वाला ये नंबर हमेशा बड़ा रहेगा और ये छोटा रहेगा। तो जब आप भाग लगाओगे तो आंसर तो हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा ना। इसीलिए बोला है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए परिणमन अनुपात का मान 1 से बड़ा होता है। कहानी समझ में आ रही है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर का चित्र ऐसा है। तो अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या हो जाएगा भैया? प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा हो जाएगी और तार कैसा हो जाएगा? पतला। नहीं आई मेरी बात समझ में? और ये हो गई हमारी पटलित नरम लोहे की क्रोड और ये हो गया हमारा द्वितीय कुंडली। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? निर्गत विभव। लोड प्रतिरोध लगा दिया इनके सिरों के बीच में। कहानी समझ में आ रही है सभी को? कोई दिक्कत? तो किसी ने पूछ लिया कि भैया ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर बताओ, तो बता दोगे? क्लियर? याद व्याद कुछ नहीं करना। फिर से, ऊंचाई ट्रांसफार्मर केवल एक पे फोकस करो, दूसरा उल्टा हो जाएगा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर विभव बढ़ाता है, धारा घटाता है, परिणमन अनुपात 1 से बड़ा होता है। ऊंचाई में कौन सी कुंडली का तार मोटा होता है? प्राथमिक कुंडली का तार मोटा होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बता सकते हैं। सीन क्लियर है सभी को? बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले आप ट्रांसफार्मर के प्रकार पढ़ें। यहाँ पर पढ़ो, ट्रांसफार्मर के प्रकार पढ़ो। 3 क्वेश्चन आपके हो गए, सुन लो कौन कौन से हो गए, तीनों पढ़ लो। ट्रांसफार्मर के प्रकार भी हो गए,
उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर होगा, वहीं कहीं वो भी हो गया। और ट्रांसफार्मर की संरचना, संरचना में क्या बोलोगे? ट्रांसफार्मर की संरचना बोलो, यही तो संरचना है। क्या होता है इसमें? पटलित नरम लोहे की क्रूड होती है, जिसमें पतली पतली पत्तियां होती हैं, है ना, पत्तियों और पत्ती, पत्तियों और पत्ती, नरम लोहे की पत्तियां होती हैं। ऐसा करके जो क्रूड बनाई जाती है उसे पटलित नरम लोहे की क्रूड बोलते हैं। इसकी एक भुजा पर तांबे का तार लपेट दिया जाता है, जिसे प्राथमिक कुंडली बोलते हैं। प्राथमिक कुंडली के दोनों सिरों के बीच में निवेशी प्रत्यावर्ती विभव लगाया जाता है। और नरम लोहे की, पटलित नरम लोहे की क्रूड की दूसरी भुजा पर हम लोग द्वितीय कुंडली लपेट देते हैं तांबे के तार की। द्वितीय कुंडली के सिरों पर हमें निर्गत विभव प्राप्त होता है ना। दोनों सिरों के बीच में लोड प्रतिरोध लगा देते हैं। कहानी समझ में आ रही है? पढ़ लो फटाफट तीनों क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत बताइए। क्या बताइए? सब लोग गौर से देखिएगा भैया, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। तो बस एनफ। तो प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन कर रहे थे। ला मैं ऐसे बना देता हूं ट्रांसफार्मर एक, ठीक है। और ये आपने द्वितीय कुंडली बना दी। ये निवेशी प्रत्यावर्ती विभव, यहां पर आपको निर्गत विभव मिलता था लोड प्रतिरोध पर। सही बोलना? तो भैया ट्रांसफार्मर के सिद्धांत की अगर हम बात करें, तो इससे पहले कि मैं इस सिद्धांत को समझाऊं, कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। उन चीजों का जब मैं इस्तेमाल करूं तो दिमाग खराब नहीं करना मेरा। वैसे ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। धारा विद्युत में विद्युत शक्ति का एक सूत्र होता है, P बराबर W/T। तो एक बहुत कॉमन सूत्र होता है, लेकिन मैंने वहां पर एक और सूत्र का निर्माण, P बराबर VIP। याद आ रहा है? यही पढ़ाना था मुझे, समझ गए ना? P बराबर VI, ये मैं पढ़ा चुका हूं। P बराबर VIP। जिन्हें पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो सुन लें। शक्ति का सूत्र होता है P बराबर W/T, कार्य बटे समय। क्लियर? ये 11th का सूत्र है। कार्य W बराबर हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, क्यों भी याद है? तिन्हें समझ में आ गई? अच्छी बात है। ना नहीं आई तो सुन लो। विद्युत विभव का सूत्र पढ़ा था V बराबर W/Q। Q को कैंची गुणा कर देंगे तो W बराबर हो जाएगा क्यों भी, बताया था आपको को। Q बराबर होता है IT V/T, T से T कट गया तो P बराबर हमारा आ गया था VI। ये विद्युत शक्ति का सूत्र है। या डायरेक्ट भी होना चाहिए, जैसे भाई ने बताया अभी, P बराबर VI। क्लियर है? वोल्टेज और धारा का गुणनफल, ये जो है इसी को शक्ति कहते हैं, P बराबर VI। क्लियर है? अच्छी बात है। अच्छा, मुझे इस चित्र को देख के बताओ, इसमें निवेश कहाँ करते हो? निवेश प्राथमिक कुंडली पे, और निर्गत कहाँ मिलता है? द्वितीय कुंडली पर। समझ में आती है बात? आ जाओ। ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है अन्योन्य प्रेरण की घटना पर आधारित है। प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने हैं तो उसके पास रखी द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धाराएं पैदा हो जाती हैं। ऐसा ही होता है। अच्छी बात है। तो क्यों, जैसे इसमें फेरों की संख्या कुछ और है, इसमें फेरों की संख्या कुछ और है। मैंने मान लिया आदर्श घटना हो रही है, सारा काम बढ़िया चल रहा है चकाचक। मैं ये मान रहा हूं कि प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न होने वाला चुंबकीय फ्लक्स पूर्ण रूप से द्वितीय कुंडली से संबंधित हो रहा है। तो हमने फैराडे के द्वितीय नियम से पढ़ा था, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर -d∅/dt। बोले भैया, और फेरों की संख्या अगर n हो तो माइनस का n/d∅/dt। इतनी बात समझ में आई? सबसे पहले मैं प्राथमिक कुंडली के लिए ये बात कर रहा हूं, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा, EP बराबर -np/d∅/dt। क्या ये स्टेप समझ में आया? P का मतलब कैसे है यहाँ पर? प्राथमिक कुंडली से। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार द्वितीय कुंडली के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालूंगा तो स्टेप समझ में आया? आप लोग मुझे ये बताइए, जब इनमें PS लगा रहे हैं तो जहां P हो जहां S क्यों नहीं लगाया? हाँ, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न होने वाला चुंबकीय फ्लक्स पूर्ण रूप से द्वितीय कुंडली से संबंधित हो रहा है। क्लियर है? समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, तो पहले LHS में ये काम कर रहा हूं, तो ES/EP समीकरण 2 समीकरण 1 है ना, ES/EP
अब RHS में कर रहा हूं तो माइनस का NS डी फाई अपॉन dt और माइनस का NP डी फाई अपॉन, आपको स्टेप तो समझ में आ रहे हैं ना। डी फाई अपॉन dt से डी फाई अपॉन dt, माइनस से माइनस कट गया, ES अपॉन EP बराबर NS अपॉन NP। क्लियर? ऐसा नहीं लग रहा ये द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या है, ये प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है, ये द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ये प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना। क्यों प्रेरित विद्युत वाहक बल को और क्या बोलते हो? विभवांतर बोलते हो। तो मैं इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकता हूं, VS अपॉन VP, ये सब एक ही बात है। क्लियर है? इनका जो अनुपात होता है, ये अनुपात हमेशा नियत रहता है और इसी अनुपात को बोलते हैं परिणमन अनुपात। क्या बोलते हैं? और इसे अक्षर R से प्रदर्शित करते हैं। इसे इंग्लिश में ट्रांसफार्मर रेशो बोला जाता है, यानी कि परिणमन अनुपात। माइंडेड कोई पूछे परिणमन अनुपात क्या होता है, एक आध नंबर में क्वेश्चन आए परिणमन अनुपात क्या होता है, तो हम बोलेंगे द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे परिणमन अनुपात कहते हैं। समझ गए? को ठेका ना ने जई के आधार पे परिभाषा दूं, इसके आधार पे भी दे सकता हूं। द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे परिणमन अनुपात कहते हैं। इसकी और भी परिभाषाएं हैं जिसकी मैं अभी बात करूंगा। यहां तक बात समझ में आई? बोलो भैया। आगे की बात करता हूं। मैं यहां पर जिस ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूं वो आदर्श ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूं। तो आदर्श ट्रांसफार्मर हेतु, अगर ये आदर्श ट्रांसफार्मर है तो इसका मतलब प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न होने वाला चुंबकीय फ्लक्स पूर्ण रूप से द्वितीय कुंडली से संबंधित हो जाएगा। जितनी शक्ति निवेश कर रहा हूं, निर्गत शक्ति भी उतनी ही मिलेगी, कोई ऊर्जा का नष्ट तो नहीं होगा अगर ट्रांसफार्मर आदर्श है। तो अगर आदर्श ट्रांसफार्मर है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति। लेकिन ऐसा होगा तभी जब आदर्श ट्रांसफार्मर है, आदर्श ट्रांसफार्मर नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होगा। समझ गए? तो मैंने किस आधार पे ये स्टेप लिखा है, बात समझ में आ रही है? निवेशी शक्ति, शक्ति का सूत्र VI, बोलो भैया। तो ये मैंने लिख दिया VI। V की जगह लोग स्मॉल e भी लिख देते हैं, E और V बात तो एक ही है। बोलो भैया VI। अच्छा, निवेश कौन सी कुंडली में करते हो? तो प्राथमिक में करते हो तो ऐसे लिखो VPIP। इसको आप बताओ निर्गत शक्ति को VSIS। स्टेप समझ में आ रहे हैं आपको? अगर इतने स्टेप आपको समझ में आ गए तो गौर से देखिएगा, इज इक्वल टू VS अपॉन, ये जो VS है इसके अपॉन में VP ले आया, ठीक है जी, और IP यहां पर जो है उसके अपॉन में ये IS ले आया। पहले तो मुझे बताओ, यहां से ये स्टेप समझ में आ गया? सबको क्लियर हो गया? यहां एक रहस्य छुपा हुआ है, बता सकते हो कौन सा रहस्य छुपा हुआ है? समझ गए? सुनो, धारा, ये विभव, ये P अपॉन S आ रहा है और ये S अपॉन P आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती में एक बढ़ता है तो दूसरा, यानी ये समीकरण मुझसे ये कह रही है कि विभव बढ़ेगा तो धारा और विभव घटेगा तो धारा, क्योंकि दोनों यहां पर एक दूसरे के कैसे हैं। इसीलिए मैंने बोला था उच्चाई ट्रांसफार्मर विभव बढ़ाता है तो धारा। समझ में आ गया वो पॉइंट जो मैंने अभी बोला था? सीन क्लियर है सभी को? अच्छी बात है, यहां तक बात समझ में आई? अतः अब आप गौर से देखिए, ऑलरेडी ये सूत्र आप इतना पढ़ चुके हो, मैं लिख रहा हूं पूरा एक साथ। R बराबर NS अपॉन NP, चलो ES अपॉन EP, और बोलो VS अपॉन VP, और VS अपॉन VP काय के बराबर है? IP अपॉन IS। ये सब परिणमन अनुपात की परिभाषाएं हैं। ये वाली बता दी, ये वाली बता दी, अभी दो बता दी। ये वाली भी परिभाषा बना सकता हूं कि प्राथमिक कुंडली में धारा तथा द्वितीय कुंडली में धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे, हाँ, बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत हम सभी लोगों को समझ में आ रहा है। आपको ऊंचाई और अपचाई में कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं थे, वो पॉइंट क्लियर हो गए।
एक वो वाला पॉइंट, ऊंचाई ट्रांसफार्मर विभव बढ़ाता है तो धारा घटाता है, तो कारण बता दिया। अब एक और पॉइंट, वैसे तो मैं उसी टाइम समझा दिया था, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में परिणमन अनुपात का मान 1 से अधिक होता है, बता दिया। तो क्यों होता था बताया था वहां भी, बोले भैया, अच्छी बात है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे मान के चलो जहां में बहुत सारी चीजें बढ़ रही हैं, बहुत सारी चीजें घट रही हैं, पेपर पे हम भूल गए, पेपर में हमें याद ना आया। पहले तो इतनी बात समझ में आ गई आपको है, पेपर में हमें याद ना आ रहा हो कि काय में कहा बढ़ रहा हो, कहा घट रहा हो, आग लगे मुझे कचू समझ में ना आने आ रही, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये आपके लिए चिट की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा गौर से देखिए। मुझे मालूम है ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए परिणमन अनुपात का मान 1 से अधिक होता है, ठीक है। अब मैं जो भूल गो कि कौन सी में पेड़ों की संख्या कम है, कौन से में ज्यादा है, मैं भूल गो, मुझे ना पता पड़ रही। तो भैया मुझे मालूम है परिणमन अनुपात का सूत्र होता है आर बराबर एन एस अपॉन एन पी। तो आर की जगह मैंने एन एस अपॉन एन पी लिख दी, समझना मेरी बात को, ग्रेटर देन 1, चाहे जालंग ले जाऊं तो एन एस बड़ा है एन पी। इससे पता चल गया, क्या पता चल गया, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होगी प्राथमिक कुंडली से। मैं भूल गो कि यार ऊंचाई ट्रांसफार्मर विभव बढ़ावत हुए कि घटावत हुए, मुझे ना याद आ रही, आग लगन दो। मुझे मालूम है ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए आर बड़ा होता है 1 से, विभव सूत्र लगा दो। तो आर की जगह वी एस अपॉन वी पी, बड़ा है 1 से, कैंची गुणा कर दो, वी एस बड़ा है, यानी कौन सी में विभव ज्यादा है, द्वितीयक में विभव ज्यादा है प्राथमिक से, यानी प्राथमिक में कम है, द्वितीयक में ज्यादा है, तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नहीं है बात समझ। ऐसे ही धारा, मुझे ना मालूम धारा बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, तो धारा का सूत्र लगा दो। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए आर बड़ा होता है 1 से, धारा का सूत्र का है आई पी अपॉन आई एस, बड़ा है 1 से, कैंची गुणा कर दी तो आई पी बड़ा है आई एस। कौन से में धारा ज्यादा है, प्राथमिक में ज्यादा है, द्वितीयक में कम है। प्राथमिक में ज्यादा, द्वितीयक में कम, तो ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं, तो धारा क्या कर रहा है, घटा रहा है। बात समझ में आई। तो अगर हम भूल भी जाए तो यहाँ इस सूत्र से निकाल सकते हैं। उम्मीद करूं कि हम ट्रांसफार्मर का सिद्धांत समझ गए। पढ़ लो एक बार पूरा तसल्ली से, फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।